हेलो गाइस। तो आज 27 जुलाई का करंट अफेयर्स को लेकर आप सबों के बीच आ गए हैं। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेम टू सेम नोट्स रहेगा। और चलिए इसको हम देखते हैं। मात्र 10 मिनट में इसको हम फास्ट में देख लेंगे। और सभी इन्फॉर्मेशन इसमें है, टेंशन नहीं लीजिए। और ये मेरे टेलीग्राम लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज मेरा पहला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के का सारनाथ भारत उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? तो ये 45वां विश्व धरोहर स्थल बना। और इस तरह से टोटल तो 45 हो गया भारत में। और विश्व में भारत छठे स्थान पर है यूनेस्को विश्व धरोहर के मामले में। ठीक है। और ये कब घोषणा हुई? तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजन हुआ था। विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र का आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के ये आयोजन हुआ था कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के बुसान में। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बौद्ध स्थल को जो है 45वें यूनेस्को साइट घोषित किया। या किस नाम से घोषित हुआ? तो वो हुआ सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल के नाम से यह घोषित हुआ है। जो कि ये जो नाम संभावित सूची में 1998 से ही इसको संभावित सूची में रखा जा रहा था। और वो आज 45वां घोषित हो गया। भारत में तो आपको बता दिए थे ये टोटल अभी 45 हो गया, जिसमें 37 जो है सांस्कृतिक है, एक प्राकृतिक, सॉरी 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है। सारनाथ के बौद्ध स्थल के मुख्य बात करें तो इसमें जो सारनाथ में जो बौद्ध स्थल है उसमें क्या क्या है? तो उसमें दो चीज है। एक है चौखंडी स्तूप है, और एक सारनाथ के पुरातत्व अवशेष। सारनाथ के पुरातत्व अवशेष में क्या क्या है? धामेक स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, धामेक स्तूप, मूलगंध कुटी विहार और अशोक स्तंभ। ये चार जो है वहाँ पे पुरातत्व अवशेष है। वाराणसी के पास सारनाथ में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश प्राप्त हुए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और इसको जो है सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को बौद्ध धर्म के द्वारा इसे कहा जाता है। इसे ऋषि पतन या पर इस पतन या मृगदाव भी कहा जाता है। ठीक है। यूनेस्को में शामिल अन्य बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं? तो वह महाबोधि बिहार मंदिर जो कि बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, महा नालंदा बिहार जो है ये बिहार में, तक्षशिला ये पाकिस्तान में, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, अनुराधापुर श्रीलंका में है। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को में सबसे पहले शामिल होना कब से शुरू हुआ? तो 1983 से यूनेस्को में साइट शामिल होना चालू हुआ था। सबसे पहले 1983 में 4 को शामिल किया गया। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये सबसे पहले 1983 में 4 को शामिल किया गया था। ये भारत की तरफ से 1983 में शामिल होना चालू हुआ था। बात करें 44 में साइट की, ये तो मराठा सैन्य परिदृश्य है, जिसमें 12 किले हैं। और जिसमें 11 जो है महाराष्ट्र में और एक जो है तमिलनाडु में। 43वें स्थल की बात करें, चराईदेव मोईदम, ये असम के अहोम राजवंश के का कब्रिस्तान है। ठीक है। असम में है, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। यूनेस्को धरोहर शहर में अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था। जयपुर शहर जो है 2019 में शामिल हुआ। तो ये टोटल था यूनेस्को का पूरा डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टरेट, यानी कि उसी का नाम है, मानक डायरेक्टर होनोरिस कोसा से सम्मानित किया गया? उस देश के लैंग्वेज में उसे होनोरिस कोसा, मानद डायरेक्टर इंडिया के लैंग्वेज में। इसे रोमानिया देश ने इसे मतलब ये टाइटल जो है रोमानिया देश ने इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। बुखारेस्ट कहाँ क्या है? तो ये रोमानिया की कैपिटल है। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। ठीक है। वहाँ पे आयोजन किया गया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट स्थित बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु मानद डायरेक्टरेट की उपाधि, यानी कि होनोरिस कोसा की से सम्मानित किया गया। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब संबोधन कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में, उनके जीवन में आए बदलाव व गांव के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का मुख्य कारण शिक्षा है। एजुकेशन को उन्होंने प्राथमिकता दिया। तो ये उनको मानक डायरेक्टरेट की उपाधि रोमानिया द्वारा प्रोवाइड किया गया। रोमानिया की बात करें तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी है।
जबकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। आप जो है कंफ्यूज है, बुडापेस्ट और यहाँ पे बुखारेस्ट, ये कंफ्यूज है कि ये रोमानिया का है और ये हंगरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनाहत सिंह किस देश के में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? अनाहत सिंह अभी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पे, कनाडा में आयोजन हुआ था इसका, और वहाँ पे अनाहत सिंह ने भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी बनी है महिला के एकल खिताब में जीतने वाली। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह बालिका एकल खिताब में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। पीएम मोदी ने उनको बधाई दिया है। ठीक है, फाइनल मुकाबला जो हुआ था वह इजिप्ट के मिस्र के बीच हुआ। मिस्र और इंडिया के बीच हुआ था। मिस्र के रुकैया सलेम को हराया था। मिस्र को आप जानते हैं कि ये जो है स्क्वैश चैंपियनशिप में 2011 से लगातार 13 बार विजेता रही, उसको जो है अनाहत सिंह ने हरा दिया है। ठीक है, बात करें कनाडा की तो इसकी राजधानी ओटावा है। फीफा वर्ल्ड कप, अब अनाहत सिंह की कुछ उपलब्धि है। फीफा वर्ल्ड कप मैस्कॉट फीफा वर्ल्ड कप सॉरी हाँ फीफा वर्ल्ड कप में जो है कनाडा की तरफ से जो मैस्कॉट रहा था वह रहा मेपल द मूस, ये शुभंकर रहा है। अनाज से G7 सम्मेलन 2025, जी शिखर सम्मेलन मेजबानी कनाडा ही करेगा। 2024 में कनाडा ने किया था। ठीक है, तो चूंकि G7 सम्मेलन कनाडा का रहा था, 2024 में एवियन फ्रांस में आयोजित हुआ था यही G7 सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। इसको किसको मिला था? ये SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। ग्लोबल रिपोर्ट क्या, ग्लोबल फाइनेंस की वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2026, वर्ल्ड बैंक बेस्ट बैंक की कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब मिला हुआ SBI को मिला। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक का खिताब मिला है। SBI के पास 500 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, 22,500 से प्लस शाखाएं हैं और 63,500 प्लस ATM का विशाल नेटवर्क है, जिसका मुख्यालय SBI का मुख्यालय नरीमन पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, SBI के ऐतिहासिक की बात करें ये कैसे बना था, तो 1806 में जो है बैंक ऑफ कोलकाता सबसे पहले स्थापना हुआ था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलकर, जबकि बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास ने मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बनाया। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था। जब मतलब ये RBI नहीं बना था, RBI जब नहीं बना था उस समय जो है यही इंपीरियल बैंक RBI का काम करता था। RBI तो 1936 में बना था ना, तो ये 1921 में ही इसका राष्ट्रीय इंपीरियल बैंक इसका काम करता था। ओवरऑल बेस्ट बैंक में स्पेन के सेलेंडेड, आपको हम बताया था कि अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, तो ओवरऑल बेस्ट बैंक में जो स्पेन के सेडेंडर बैंक को विश्व के बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है। ठीक है, ओवरऑल बेस्ट बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, इसका मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन हुआ है कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। यह 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है। कॉमनवेल्थ इंग्लिश में, राष्ट्रमंडल हिंदी में। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल का 2026 में जैसे इसने वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीती है। कौन? मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग इसका खेल का, ये जो खेल का मतलब प्रदर्शन करती है उसका नाम है भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग है। कुल वजन उन्होंने कितना उठाया था? 190 किलोग्राम। इसने 2 कैटेगरी में उठाया था। एक तो आप सीधे उठा देते हैं, एक तो भारोत्तोलन में आप देखिए ये डंबल्स रहते हैं, एक एक तो आप सीधे उठा देते हैं और एक आप कंधे पर धर के उठाते हैं। तो स्नेच में उन्होंने उठाया 48 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में इसने 105 किलोग्राम उठाया था। इन्होंने इस तरह से गोल्ड की हैट्रिक लगा दी है। कैसे? तो इन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन, वहाँ भी स्वर्ण पदक जीता। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यहाँ भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
कौन है? तो ये है मीराबाई चानू। ठीक है। अन्य उपलब्धियां की बात करें इसके, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, और राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक। अच्छा, अभी जो कॉमनवेल्थ है वो हो रहा है, उसमें सबसे पहले शुरुआत किस श्री गिरीश किसने किया? तो इसने किया था झंडू कुमार ने। ये कांस्य पदक जीता था इसने पावर लिफ्टिंग में। इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग यानी कि जो फिजिकल रूप से जो एबल नहीं होते उसके लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता। इन्होंने श्री गणेश किया था। भारोत्तोलन में ऋषिकांत ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। टोटल कॉमनवेल्थ गेम में ये बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की? तो आप जानते हैं अभी जंतर मंतर में जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, और उस पर जो है प्रधानमंत्री 12 बजे आके और जेएनजी स्टाइल में वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद सबको बताते हैं कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन था? तो टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इन्फोसी के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी, ये इसका जो है अध्यक्ष है। ठीक है। टास्क फोर्स का इसकी पुस्तक भी है, इमेजिनिंग इंडिया और रिवोटिंग इंडिया, इनकी 2 पुस्तक है नंदन नीलेकनी का। ठीक है। टास्क फोर्स में 5 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो 5 अन्य सदस्य एम एस स्वामीनाथन जो पूर्व इसरो अध्यक्ष रह चुके हैं, तपन डे का पूर्व आईबी प्रमुख है, प्रोफेसर बी कामाकोटी निदेशक हैं, आईआईटी मद्रास के निदेशक है वर्तमान में अनीता करवाल, और अमृत लाल मीना, ये जो है इनके 5 अन्य सदस्य हैं। बात करें कि महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक, और धर्मेंद्र प्रधान को जब इस्तीफा दिए थे प्रहलाद जोशी, आप जानते हैं शिक्षा मंत्री बने हैं, नए शिक्षा मंत्री बनाया गया और इससे पहले ये धर्मेंद्र प्रधान से पहले इस्तीफा से पहले ही उच्च शिक्षा सचिव का भी पहले इस्तीफा मांगा गया था। वो इस्तीफा नहीं मांगा गया था, इसको खुद प्रधानमंत्री ने इसको हटा दिया था। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया गया था, और उसके जगह पर जो बना था वह नरेश पाल गंगवार, इन्हें इसको नियुक्त किया गया। परीक्षा धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए इन्होंने सख्त विधेयक भी लाया, बिल भी आया है। ठीक है। अभी संसद में पारित नहीं हुआ, जब पारित होगा तब वो एक्ट बन जाएगा। उसके लिए जो है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 10 करोड़ और 10 साल का जेल, ये मैंडेटरी कर दिया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? यस, सॉरी। हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार कानून आयोग UNCITRAL के 60वीं वर्षगांठ का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसका संबोधन में पुस्तक भी लॉन्च किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संबोधन किया गया था। इस अवसर में भारत अमेरिका संबोधित आधारित पुस्तक बी द पीपल का विमोचन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। UNCITRAL इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कानूनी बाध्यताओं और जटिलताओं को कम करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसमें कुल सदस्य इसमें 60 देश हैं। भारत भी अभी इसका सदस्य है। प्रत्येक सदस्य जो है 6 साल का कार्यकाल रहता है प्रत्येक सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिसर कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसको मुंबई में आयोजन जो है शुभारंभ किया है। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मुंबई में आयकर परिसर में जो है आयकर सिंधु का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक कार्यालय परिषद है। आयकर जो किसके, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर विभाग जो है किसके अंदर आता है? तो CBDT के अंतर्गत है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अधीन आता है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में रवि अग्रवाल है। ठीक है। आयकर, इसका इतिहास क्या है? तो 1960 में 24 जुलाई 1960 में जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर पेश किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को जो है आयकर दिवस हम लोग मनाते हैं। अभी पहले ही इसके पहले ही पढ़े थे। नियम में बदलाव क्या हुआ था? अभी वर्तमान में 1961 के टैक्स स्लैब को हटा के 2025 का लाया गया। ठीक है। जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। ठीक है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चल रहा था, जो कि 2025 लाया गया और 1 अप्रैल से ये प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस सफल ऑपरेशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन विजय के तहत मनाया गया, ठीक है। इसकी बात करें तो 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठी को सफाया किया था। उसमें वर्ष उसी समय से जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाए जाते हैं। और इस बार जो मनाया गया था 2026 में 27वीं वर्षगांठ है, ठीक है। उस समय उसी समय तीनों इसमें जो है एक ही कारगिल विजय दिवस में एक ही सेना नहीं थी, उसमें तीनों सेना थी। थल सेना ने आर्मी की सेना जो थी, आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन विजय, नेवी ने चलाया था ऑपरेशन तलवार और वायुसेना यानी एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक कौन सा है, पता है? अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो ये गलवान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं, जैसे ऑपरेशन अमिस्तात, ठीक है, और वेनेजुला में चलाया गया था। ऑपरेशन अमिस्तात ईरान हेतु, ऑपरेशन सिंधु ईरान, और श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा के राहत हेतु ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल के आग के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया? तो ये है स्पेन ने। स्पेन क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना, क्योंकि आप जानते हैं कब हवा इधर से भी चलेगा इधर से भी चलेगा, तो मतलब तब हवा मिलेगी, गर्म ठंडा, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडा आएगी, तो इस तरह से जो है वहाँ पे गर्म हवा ठंडा हवा आते रहेगी, तो मतलब इन्वायरमेंटल बैलेंस में रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जो है ये स्पेन के जंगलों में बेहद भीषण आग लगी, जिसे जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, आप जानते हैं। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान इसने वायुमंडल ट्रैफिक जाम कर दिया। वायुमंडलीय ट्रैफिक जाम मतलब हवा आने जाने नहीं दे रही, जिसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। ओमेगा ब्लॉक नाम दिया गया, और जिससे अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही है। और जो जैसे देखो चूल्हा में अगर कोई भी आंच देता है तो वो आंच उसमें आग में वृद्धि का काम करता है, वही ये जो है स्पेन में गर्म हवाओं को आंच की तरह काम कर रहा है। अत्यधिक गर्म हवाएं घी की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो आग की लपेटों में फ्रांस की ओर से फैले है। स्पेन की राजधानी कहाँ? मैड्रिड। और आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहाँ पे है मुख्यालय? यहीं पे है, स्पेन में, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।